भारतीय उद्योग जगत में जब भी प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि या उससे जुड़ी हुई योजनाओं पर बात होती है तो लोगों के मन में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पर कई तरह के प्रश्न उभर आते हैं। वो अक्सर प्रश्न करते हैं, कुछ शंकाओं से घिरे हुए रहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 क्या है, उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, लोगों के कन्फ्यूजन क्या हैं और वो कन्फ्यूजन निराधार क्यों है, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यह इस बारे में कहा जा सकता है। आइए सबसे पहले लोग किस तरह की शंका या किस तरह के कन्फ्यूजन रखते हैं उस पर बात करते हैं। What are the benefits to those who are the member of earlier scheme before 15th November 1995? मतलब यह है कि जो पुरानी स्कीम थी, फैमिली पेंशन स्कीम थी, जो 1971 में लागू हुई थी, उसके जो मेंबर पहले से चले आ रहे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम के बेनिफिट तो 15 नवंबर 1995 से लागू हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि जो नए मेंबर बन रहे हैं 1 दिसंबर 95 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग किसी भी कॉरपोरेट में या कहीं भी जॉब में हुई है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स इस स्कीम में मिलेंगे। तीसरा, हु कैन अप्लाई फॉर हायर पेंशन, कि यदि किसी को अधिक पेंशन चाहिए तो कौन अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद हाउ टू कंट्रीब्यूट फॉर हायर पेंशन, अपनी अधिक पेंशन के लिए मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पेंशन अमाउंट, पर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पेंशन फंड में तो उसका फॉर्मूला क्या है वह मुझे क्लियर होना चाहिए। हु विल गेट द पेंशन अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत पेंशन किस किस को मिलेगी, केवल एम्प्लॉय को मिलेगी या उसके नॉमिनी को मिलेगी या कुछ और लोगों को भी मिलेगी। तो लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर गेटिंग पेंशन, कि इसकी कोई टाइम लिमिट है, केवल इतने दिन ही पेंशन मिलेगी फिर पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न करते हैं लोग, व्हाट विल हैपन इफ एन एम्प्लॉय विल वर्क 2 और मोर एम्प्लॉयर्स, यदि एक एम्प्लॉय 2 या 3 एम्प्लॉयर्स के नियोक्ताओं के साथ काम करता है, अर्थात अपने जॉब को बदलता रहता है, तो उसकी पेंशन का क्या होगा, उसे कैसे मिलेगी। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, इफ माई ऑर्गेनाइजेशन हैज सेपरेट ट्रस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट अलग बनाया हुआ है और मेरी पेंशन का क्या होगा, कहां जाएगी, कहां जमा होगी, किससे मिलेगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, इज एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड फॉर गेटिंग पेंशन, क्या उसे एक एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय को भी पेंशन मिलेगी। और इस तरह के न जाने बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न उनके मन में शंका के रूप में उभरते रहते हैं। आइए आज इन्हीं सभी शंकाओं की समाप्ति के लिए आपको पूरी स्कीम समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको यह स्कीम समझने के बाद आपकी सारी शंकाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आइए स्कीम को समझते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में लागू हुआ और इनिशियली यह केवल इसमें एक ही था, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि की बात की गई थी। बाद में इसमें 1971 में फैमिली पेंशन को ऐड किया गया कि यदि किसी की डेथ हो जाए काम करते हुए तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो उसके बड़े छोटे से बेनिफिट थे लेकिन अच्छी पहल थी। फिर इसमें 1976 में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम को जोड़ा गया कि यदि किसी की डेथ हो जाए तो उसे एक लमसम कितना पैसा दिया जाए। यह भी एक अच्छा कदम था। इन तीनों को मिलाकर ही इस स्कीम का नाम पूरे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 रखा गया। तो इसीलिए इसको पूरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। और जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 लागू हुई है वह रिप्लेसमेंट है फैमिली पेंशन स्कीम 1971 का। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि यह स्कीम पुरानी है, इसमें अमेंड कर
इसको अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कहा जाता है और उसके बाद भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। दूसरी बात, इसका कंट्रीब्यूशन कहां से आता है। सबको पता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% होता है, लेकिन उसका जो सेग्रीगेशन है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो एम्प्लॉय का 12% कटता है वह पूरी की पूरी अमाउंट प्रोविडेंट फंड खाते में चली जाती है, और जो एम्प्लॉयर का 12% होता है, यदि उसकी सैलरी वही है जो पीएफ की लिमिट की है, तो उसका 8.33 जो करंट में 1250 रुपए है वह उसका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, और रेस्ट अमाउंट 3.67% उसकी प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। तो ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा है कि प्रोविडेंट फंड में 15.67% और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 8.33%, तो टोटल मिलाकर 24% का इन्वेस्टमेंट इस तरह से होता है। अब जो ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन है वह उसकी जो प्रोविडेंट फंड की सैलरी है उसका 0.5% या 75 रुपीज मैक्सिमम पर एम्प्लॉय पर मंथ एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज इस स्कीम को नहीं जानते हैं और इसके काफी सारे नुकसान एम्प्लॉय को हो जाते हैं। वो क्योंकि वो स्कीम को जानता नहीं तो उसकी बेनिफिट वो कैसे ले, उस पर हम अलग से चर्चा कर चुके हैं। यदि आप ईडीएलआई को जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज हम केवल एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के डाउट ही दूर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है क्या। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ओल्ड एज की प्रोविडेंट फंड की तरह स्कीम है कि यदि आदमी 58 साल का रिटायर हो और उसकी कम से कम 10 साल की सर्विस हो गई हो तो वह एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। अर्थात सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट की एज उसकी 58 साल ये, और कम से कम 10 साल की उसकी जॉब। यदि 10 साल से कम है तो वह अपना रिफंड ले सकता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा है EPS contribution of 8.33% of the employee's basic plus DA is made from the employer या made by the employer, वह उससे जाता है। Form 10D can be filled, apply for monthly pension on retirement at the age of 58। तो इसके लिए यदि आपको पेंशन लेनी है तो फॉर्म डी भरना है। यह एक क्लैरिटी आपको हमेशा रहनी चाहिए। Form C can be used withdraw EPS amount to get EPS scheme certificate। यदि किसी आदमी ने जॉब छोड़ दिया, मैं उदाहरण से समझाता हूं कि कोई 25 साल की एज में उसने जॉब स्टार्ट किया और उसने 5 साल करके जॉब छोड़ दिया और उसके बाद उसे जॉब मिल नहीं रहा है, कुछ दिनों के बाद मिलने की संभावना है, तो वह EPS से एक सर्टिफिकेट ले सकता है और उसको अपने पास रख सकता है। या उसने 10 साल काम कर लिया 25 साल से 35 साल तक, तो भी पेंशन उसे कम मिलेगी, या तो वो 58 साल के बाद ले, या रिड्यूस पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल के बाद मिलेगी। क्योंकि रिड्यूस पेंशन में भी यह प्रावधान है कि आप लेना चाहते हैं तो उसके अलग कुछ कायदे कानून है, उनसे आपकी पेंशन कम हो जाएगी। जो 58 साल के बाद मिल रही थी 50 साल में, क्योंकि आप अर्ली एज में ले रहे हैं, लंबे समय तक लेंगे तो उसका एक फॉर्मूला है, उसमें वो कम हो जाती है। चौथा इसका ये, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर द विडो एंड चिल्ड्रन विल गेट मंथली पेंशन। कुछ लोगों के डाउट रहता है कि केवल ये पेंशन नॉमिनी को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ डेथ उसकी विडो को, या किसी मेल की डेथ हुई तो विडो को, और फीमेल की डेथ हुई है तो उसके विडोवर को मिलेगी, और बच्चों को मिलेगी। बच्चों में केवल पेंशन पहले 2 को मिलेगी जिनकी उम्र 25 साल से कम हो या लड़की की शादी ना जब तक ना हुई हो। इसका एक और बेनिफिट है, द मेंबर कैन विड्रॉ द अमाउंट इफ ही हैज नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। यदि वह 58 साल का हो रहा है और उसने 10 साल का जॉब नहीं किया तो जितना पैसा उसका कटा है वो सारा उसको विड्रॉ कर सकता है। ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का एक जिस्ट मैंने मोटा मोटा बताया, आपको अब डिटेल समझता है।
एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में इंट्रोड्यूस ऑन 16 नवंबर 1995। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएस, उसके दोनों के सब्सक्राइब करने का तरीका उसमें स्पष्ट बताया गया। एलिजिबिलिटी है फैमिली पेंशन के लिए मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस। फंडिंग इसकी एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है 8.33 से होती है। नेचर, डिफाइंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। पर्पज, इसका पर्पज क्या है, क्यों इसको लाना पड़ा। सोशल सिक्योरिटी टू मेंबर एंड फैमिली, क्योंकि थर्ड बेनिफिट के रूप में फैमिली पेंशन को लाया गया था। पहले कौन कौन से दो बेनिफिट थे, एक प्रोविडेंट फंड और दूसरी थी ग्रेच्युटी। इन दो के अतिरिक्त थर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को जोड़ा गया। यदि वह रिटायर होगा तो उसको मिलेगी, यदि उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी विडो या विडोवर को, या सीधी भाषा में कहें तो स्पाउस को और उसके चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन की बात अभी डिटेल में आपके साथ और गहनता से करते हैं। बेनिफिट अंडर द स्कीम 1995 फॉर द एम्प्लॉय और द मेंबर, जो मेंबर स्वयं है उसको क्या बेनिफिट है। सुपरएन्युएटिंग पेंशन 58 साल के बाद या 60 साल के बाद, जब भी वह रिटायर होगा, जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट एज है, तो उसको पेंशन मिलेगी। दूसरा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में पेंशन मिलेगी। तीसरा, अर्ली पेंशन ले सकता है। फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द एम्प्लॉयज और मेंबर, विडो और विडोवर को पेंशन मिलेगी, चिल्ड्रन को पेंशन मिलेगी, और यदि दोनों ही हस्बैंड वाइफ खत्म हो जाते हैं तो जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनको ऑर्फन पेंशन मिलेगी। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो इस स्कीम में दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इंट्रोड्यूस वाइड नोटिफिकेशन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 16 नवंबर 1995 को लागू की गई। ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस, एसोसिएशंस ऑब्जेक्टेड, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिए, कुछ ने जमा कराया। मैंने जिन उद्योगों में काम किया उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लिया, सबने टाइम से जमा कराया। कोर्ट केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड स्टे ऑर्डर्स वर इशूड, बहुत जगह स्टे ऑर्डर ले लिए गए, कोर्ट ऑर्डर इशू हुए जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती। और ये स्कीम डे वन से अच्छी थी, लोगों ने इसकी अपने एम्प्लॉय को क्लैरिटी नहीं दी। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये एम्प्लॉयर की अवेयरनेस की कमी की वजह से काफी सारे कंफ्यूजन हुए। इसीलिए जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्लैरिफिकेशन खुद कीजिए, स्कीम को समझिए और उनका पालन करने से बचिए मत। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम ईपीएस 95 वाज फाइल्ड विद द ईपीएफओ। कुछ लोगों ने एग्जाम की लगाई, हमें एग्जाम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11/11/3 को अफेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ द स्कीम और इसको OTIS के नाम से आगे कुछ करने की कोशिश की और इसमें काफी सारी बातें कंफ्यूजन की यहां से क्रिएट हो गई। अगला स्टेप था इसमें, ईपीएफओ इशूड द सर्कुलर इन फरवरी 2004 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम 1995। उन्होंने दोबारा से जो लोगों को कंफ्यूजन थे उनको और क्लैरिफाई करके इसका पुराना ऑर्डर किया कि और इसका सर्कुलर निकालकर इसको फिर लागू करने की अपील की। और ईपीएस 1995 स्कीम वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। उसके बाद सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी हाईलाइट थी, हाईलाइट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 अमेंडमेंट मेड इन 2014। जो 14 में कुछ अमेंडमेंट बनाए गए, मैं उनकी हाईलाइट बता रहा हूं, क्योंकि 14 में जब इनको दोबारा से रिव्यू किया गया स्कीम को तो थोड़ा सा ठीक किया गया। वेज सीलिंग रेज टू 15,000 रुपए, उससे पहले वेज सीलिंग कम थी, ये 6,500 से शुरू हुई, फिर 10,000 पर आई,
फिर 15,000 पर हुई और अभी सुनने में 15,000 को भी बढ़ाया जा रहा है। तो अभी 15,000 पर जब कटती है तो 1,250 रुपये पर मंथ इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। जब बढ़ जाएगी तो उसका जो बढ़ा हुआ हिस्सा होगा 8.33 के हिसाब से वो इसमें जाएगा। पेंशनेबल सैलरी ऑन लास्ट 60 मंथ एवरेज पे अर्लियर इट वाज 12 मंथ। 2014 से पहले ये केवल 12 महीने का एवरेज लेते थे, लेकिन उसमें इसको 60 मंथ का कर दिया, क्योंकि पेंशन बहुत लोगों की हर साल सैलरी बढ़ जाती है तो उनकी पेंशन बढ़ जाती है, तो उनका नहीं, ऐसा नहीं, कंट्रीब्यूशन कम आया और पेंशन ज़्यादा मिल जाए तो उन्होंने उसको 60 महीने का एवरेज की बात की। ये 2014 का अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। बेनिफिट्स डिटरमाइंड ऑन द प्रो रेट बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ ₹6,500 एंड 15,000, उनको उन्होंने प्रोरेटा पर बांटने की बात की। यहां से फिर कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई तो लोगों ने ठीक से स्कीम को पढ़ा नहीं, फिर एक कंफ्यूजन जुड़ गया 2014 में। पेंशनेबल सैलरी कंप्यूटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस इन 2 पार्ट्स अप टू 31 अगस्त 2014, वहां तक 6,500 और उसके बाद इसको 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाने लगा, क्योंकि जब स्कीम ही 15,000 का तब आया तो उस स्कीम को उस तरह से उन्होंने डिवीजन कर बेनिफिट को प्रोपोर्शनेटली देने की बात कही। डिलीशन ऑफ पैरा 11(3) टू सबमिट द ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट ऑन एक्चुअल सैलरी एंड सबमिशन of fresh option within 6 months from the date of 1 September 2014। उन्होंने पहले सारे ऑप्शंस को विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि यदि कोई अधिक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो वह दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन दे 1 सितंबर 2014 के अगले 6 महीनों के अंदर। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। फिर एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1.16%, जो लोग ये कर सकते हैं कि मैं हायर पेंशन कैसे लिख सकता हूं, वो ध्यान से सुना। एडिशनल कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 1.16% ऑफ सैलरी एक्सीडिंग ₹15,000 बाई मेंबर्स हु विल ऑप्ट पेंशन ऑन हायर और एक्चुअल सैलरी। जो अधिक पर लेगा वह कंट्रीब्यूशन कितना देगा, 1.16% ऑफ एक्चुअल सैलरी, जितनी पर वो लेना चाहता है। तो उसका आपको कंट्रीब्यूशन पता चला और आपकी लिमिट पती, तो हायर पेंशन का फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आया ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट टिल 60 ईयर्स ऑफ एज अंडर एंड ड्रू हायर पेंशन। एक्चुअली पेंशन स्कीम 58 तक की है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में 2014 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आप 60 साल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट एज है और 60 साल के बाद ही पेंशन लेना चाहते हैं तो 2 साल का कंट्रीब्यूशन कीजिए, 2 साल पीरियड वेट कीजिए तो आपको हायर पेंशन मिल जाएगी। तो आपको 2 बेनिफिट हायर पेंशन के यहाँ मिले, एक तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे करके, एक एडिशनल टाइम 2 साल का दे करके। और यदि आपकी रिटायरमेंट एज 58 है तो टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रिटायरमेंट 60 ईयर की है तो उन्हें 2 साल का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पेंशन कंप्यूटेशन अंडर ईपीएस 1995। सबसे पहले इलिजिबल सर्विस, स्पष्ट से बोला गया इलिजिबिलिटी सर्विस एक्चुअल सर्विस प्लस पास्ट सर्विस बिफोर 16 नवंबर 1995। जो लोग 2003 में, 4 में, 5 में, 10 में रिटायर हुए उनको 10 साल इस स्कीम में नहीं हुए, लेकिन उनको बेनिफिट पुरानी स्कीम में भी एक्चुअल सर्विस को जोड़ा गया। एक बेनिफिट ये समझने का है कि जो पुरानी पीरियड का सर्विस है वो अपनी जगह खड़ा है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस रिक्वायर्ड फ्रॉम द मेंबर पेंशन। जब भी जो
10 साल की सीमा बनाई है उन्होंने, वह चालू की है कि उसकी जो एलिजिबल मेंबर है उसकी, जो पुरानी साल की हो या नई की हो, 10 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नो न्यू मेंबर आफ्टर 1 सितंबर 2014 के बाद पे 1500 एंड अबव। उसके ऊपर यह निश्चित कर दिया गया कि 15,000 के ऊपर कोई नया मेंबर जब तक अपनी तरफ से सबमिट नहीं करेगा तो वह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। फिर एक कंफ्यूजन लोगों ने मान लिया, जिसके लिए बार बार बात होने लगी। अब पेंशनेबल सर्विस नंबर ऑफ ईयर्स विच कंट्रीब्यूशन फॉर द पेंशन फंड मेड plus 2 years in case of members who attained the age of 58 and has rendered 20 years pensionable service, उसको 2 साल का ग्रेस इसमें दिया गया, क्योंकि एक्चुअरीज ने जो पेंशन की कैलकुलेशन की उनका अपना एक फॉर्मूला है और एक्चुअरीज इस पेंशन की बार बार एक्चुअल वैल्यूज पर एक्चुअलाइजेशन करते रहते हैं। अगला आता है पेंशनेबल सैलरी, 12 मंथ एवरेज पे, मैक्सिमम 6,500 प्रायर टू 1 सितंबर 2014 और 60 मंथ हो गई कब के बाद, 60 मंथ वेटेड एवरेज मैक्सिमम ₹15,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि जो 1/9/14 से पहले की है, अर्थात 21 अगस्त 2014 तक का कंट्रीब्यूशन है, उसको एवरेज किया जाएगा 12 महीने पर, लेकिन जो इसके बाद का है 1 सितंबर 2014 के, उसको एवरेज आउट किया जाएगा पिछले 60 महीनों की सैलरी पर। पेंशन कंप्यूटेशन फॉर्मूला, पेंशनेबल सैलरी into pensionable period divided by 70. Overriding, if your service has been rendered more than 20 months, then 2 years gap you will get. तो जो 20 साल की सर्विस है वो 22 साल की हो जाएगी, 22 साल की है तो 24 की हो जाएगी, 25 साल की सर्विस है तो 27 साल की हो जाएगी, 2 साल का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत क्लियर फॉर्मूला है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जो 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे लोगों ने जब ये स्कीम 1995 में आई थी या 2014 में अमेंडमेंट आया था तो लगातार डिफरेंट कोर्ट में लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 4 नवंबर 2022 को दिया। उसके बाद क्या चेंज आया, अब ये भी समझने की बात है। नंबर 1, अराइजिंग आउट ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन, वो नंबर मैंने दिया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये थे स्पेशल लीव एंड रिट पिटीशन ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार एंड अदर्स। नोटिफिकेशन डेटेड 2 अगस्त 2014 ऑफ ईपीएफओ लीगल एंड वैलिड, उसमें कोई गलती नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना, इसलिए जो 2014 के नोटिफिकेशन के रूल्स हैं वो पूरी तरह लागू किए जाएंगे। दूसरा, अमेंडमेंट टू द पेंशन स्कीम शैल अप्लाई टू एम्प्लॉयज ऑफ एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट मतलब जिनका सेपरेट ट्रस्ट है, वो ये उन पर भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपना ट्रस्ट बना लिया है वो नहीं कटेंगे, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा उनके सेपरेट ट्रस्ट में जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोड नंबर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से ईपीएफओ से लिया हुआ है, तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम और एम्प्लॉय पेंशन फंड का पैसा, स्कीम का पैसा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा ईपीएफओ ऑफिस में जमा होगा और वहां से उनको ईडीएलआई या पेंशन जो भी जैसी जरूरत होगी वो वहां से मिलेगी। तीसरा, employee who had exercised the option and continued to the service as on 1st September 14 will be guided by the amended provisions of scheme। जो इसके बाद 14 के बाद भी जॉब में रहेंगे वो इस स्कीम से
गाइड किए जाएंगे, अर्थात वहां तक का पीरियड उनका पहले का 12 महीने और बाद वाला 60 महीने का एवरेज लेकर उनकी पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आया था मेंबर्स ऑफ द स्कीम शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन जॉइंटली। जो हायर पेंशन की बात कर रहे हैं वो दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर एक सबमिट करेंगे और उस सबमिशन के बाद उनको जो हो जाएगा उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, और वो कंट्रीब्यूशन मैं आपको अलग से समझा चुका हूं। नेक्स्ट इसमें आया एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड प्रायर टू 1 September 14 without exercising option as per this scheme, amended scheme and entitled to the benefit। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया केवल ये बेनिफिट उनको मिला जिन्होंने तब ये स्कीम ऑप्ट नहीं की थी हायर पेंशन की, अब वो करना चाहते तो रेस्ट अमाउंट को जमा करा करके वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं हायर पेंशन का। हायर पेंशन सबके लिए नहीं है, केवल इसी ग्रुप के लिए है। नेक्स्ट इसमें retirees before 1 September 2014 who have exercised option under para 11(3) shall covered under this scheme as stood before the amendment of 2014। जिन लोगों ने पहले ही इसको ऑप्ट कर लिया था वो उस स्कीम के पुराने रूल से ही कवर्ड होते रहेंगे। नेक्स्ट the requirement of members who contribute at the rate of 1.6%, जो हायर पेंशन का रेट है, of their salary to the extent such salary exceeds ₹15,000 per month as an additional contribution under the amendment scheme held ultra virus of the 1952 Act, the part of the order remains suspended for 6 months। तो यह स्पष्ट ऑर्डर था और इसके बाद सारी क्वेरीज यहां समाप्त हो गई। अब इस स्कीम में कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो बातें कही उनको मैं दोबारा से फिर एक बार आपके साथ रिपीट करता हूं। डिसीजन इन फेवर ऑफ ईपीएफओ, उन्होंने ईपीएफओ के फेवर में क्या बात कही? नंबर 1, अमेंडमेंट ऑफ 1 ऑन 1 September 14 वैलिड एंड लीगल, वो विड्रॉ नहीं होगा, वो वैलिड है, लीगल है और आगे चलेगा। दूसरा, नो फ्लॉ इन चार्ज मेथड मतलब कैलकुलेटिंग पेंशनेबल सैलरी 60 मंथ एवरेज, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, दिस इज वेरी मच वैलिड। जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उतनी पेंशन लेंगे, कंट्रीब्यूशन कम करें और पेंशन ज्यादा मांगे तो नहीं मिलने वाली है। तीसरी बात, रिटायरी प्रायर टू द 1 September 14 विदाउट एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर पैरा 11(3) आर नॉट एलिजिबल फॉर हायर पेंशन। जिन्होंने ऑप्ट नहीं की थी वो हायर पेंशन के एलिजिबल नहीं है। मेंबर्स हु कंटिन्यूड beyond 1/9/2014 allowed to exercise option within 4 months by 3/3/23, क्योंकि ये 4/11/22 को आया तो उन्होंने उसमें टाइम दे करके 4 मंथ का और उसको 3/3/23 तक अलाउ कर दिया कि इस पीरियड में जो लोग हायर पेंशन का पैसा जमा कर देंगे उन सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, अब डिसीजन इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉइज मेंबर्स ऑफ द ईपीएस 1995, उनको क्या बेनिफिट हुआ? उनको भी 4 बेनिफिट इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिले। पहला था मेंबर एज ऑन 1 September 14 ग्रांटेड 4 months टाइम, उनको 4 महीने का समय मिला कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जमा कर दें और इसका बेनिफिट ले लें। नंबर 2, recovery of additional contribution at the rate 1.16% from the employees had ultra virus
However, this part of order is suspended for next 6 months. उसको सस्पेंड कर दिया गया था अगले 6 महीने तक के लिए. EPFO or Government of India to make the necessary arrangement to generate fund from the alternate legitimate source within the scope of the Act, which could include enhancing the rate of contribution of the employees. चौथा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन RC Gupta case and current judgment dated 4th November 2022 to implementing by EFO within a period of 2 months. पहले इसको EPFO मना कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको लागू करना पड़ेगा. तो अब ये स्कीम आज की डेट में ना इसमें कोई जुड़ सकता है ना घट सकता है, क्योंकि अब हम 24 के अंत में हैं. बिल्कुल 20 दिन बाद 2025 स्टार्ट हो जाएगा. तो अब स्कीम में हमें डाउट क्यों? लेकिन लोग आज भी डाउट करते हैं, उनके भी कुछ उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं. अब आता है फॉर सिचुएशन व्हेन पेंशन कैन बी अप्लाइड फॉर. आप पेंशन के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? पहली कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, ऑन सुपरवेन्यूएशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स और मोर. आपके यहाँ 50 ईयर्स की है या 60 की है या 62 की है, तो आप 58 पर इसके लिए कर देंगे. यदि आपको सैलरी मतलब पेंशन ज़्यादा चाहिए तो 2 महीने 2 साल, यदि 60 की है तो 2 साल का कंट्रीब्यूशन दीजिए और 2 साल डिले कीजिए तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा. एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस होना जरूरी है. 58 साल की एज में भी यदि रिटायर हो रहे हैं तो 10 साल का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, यह यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है. दूसरा, द मेंबर कैन कंटिन्यू इन सर्विस वाइल रिसीविंग द पेंशन ऑन 58 ईयर्स ऑफ एज. जहां लोग 58 साल में जो लेना चाहते हैं वो 2 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करेंगे, उनकी सर्विस में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उनको पेंशन 58 साल की एज से मिलनी शुरू हो जाएगी. तो पेंशन भी ले सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं. ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए. या वो 60 साल के बाद ही अप्लाई करें तो बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है. दूसरा, इसमें कब अप्लाई कर सकते हैं? बिफोर सुपरएनुएशन एज बिटवीन 50 to 58, जिसको मैं रिड्यूस्ड पेंशन पहले बता चुका हूं कि वो 50 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन 10 साल की सर्विस उसके लिए भी जरूरी है. वो 50 से 58 साल के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं यदि आपको रिड्यूस्ड पेंशन चाहिए. फिर द मेंबर शुड नॉट बी इन सर्विस. यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए ही है जिनका जॉब खत्म हो गया है. मतलब वो कभी भी जॉब में नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है एक तरफ आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जा रहा है और दूसरी तरफ आप पेंशन ले रहे, वो संभव नहीं है. यह तभी संभव है रिड्यूस पेंशन जब आप 50 साल से 58 साल के बीच में हो और कम से कम 10 साल आपका कंट्रीब्यूशन फैमिली पेंशन में जा चुका हो, तब आप रिड्यूस पेंशन ले सकते हैं और वर्तमान में या भविष्य में किसी जॉब में आप नहीं होंगे. तीसरा, डेथ. मेंबर की डेथ हो जाए तो उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है. जो उसका नॉमिनी है या जो उसकी विडो है या जो उसके बच्चे हैं उनको विडो या विडोअर या चिल्ड्रन पेंशन मिलेगी. या एक और केस है, किसी को परमानेंट डिसेबल हो गया, उसका जॉब चला गया परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से और उसका एज 50 साल की भी नहीं हुई, और 58 साल का तो मतलब ही नहीं है जब 50 का नहीं है, तो उसको भी परमानेंट डिसेबिलिटी पर परमानेंट एंड टोटल अनफिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट विच द मेंबर वाज डूइंग एट द टाइम ऑफ सच डिसेबलमेंट. डिसेबलमेंट में 10 साल की सर्विस का कोई मतलब नहीं है. डेथ और डिसेबलमेंट में 10 ईयर्स की सर्विस या कंट्रीब्यूशन डिपोजिशन की कंडीशन नहीं है. एक क्लैरिटी आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी. दूसरी हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, जो 15/11/95 के बाद
और दोज हु ज्वाइंड बिफोर 15/11 दोनों को अलग अलग तरीके से बात करेंगे। 15/11 के बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका 8.33 जो जिस अमाउंट पर गया उसका आपकी एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 70, और यदि 20 साल से ज्यादा है तो +2 ईयर्स, एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा एवरेज सैलरी इसमें क्लियर है कि वो 60 महीने की है। तो यहां कोई कंफ्यूजन इसके बाद नहीं है। कंफ्यूजन उनमें लोग करते हैं जिनकी सर्विस 15 नवंबर 2095 से पहले से कंटिन्यू है और वो अब लोग रिटायर हो रहे हैं। तो वो अपनी सैलरी के बारे में, वो अपनी पेंशन के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रखते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन पहली में गया, मुझे पेंशन कम मिल रही है, या मैंने कई जगह नौकरी की, मेरी पेंशन ट्रांसफर नहीं हो पाई। ये सब क्वेश्चंस इसलिए आते हैं कि या तो एम्प्लॉयर कहीं लापरवाही कर गया या एम्प्लॉय ने टाइम से उसको ठीक नहीं किया। यदि आपका पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड का एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफर हुआ तो फैमिली पेंशन स्वतः ट्रांसफर हो गई, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जैसे जैसे जॉब बदलते हैं वैसे वैसे अपने प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को भी ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे आपने कितने के साथ काम किया। और अब तो यूएन नंबर के थ्रू यह सुविधा मिल गई है कि आप कहीं भी काम करें आपका यूएन नंबर सेम रहेगा, तो अब ट्रांसफर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक यूएन नंबर नहीं था तब तक की सारी पेंशन आपको सारे एम्प्लॉयर से लास्ट एम्प्लॉयर के यहां इकट्ठी करनी होगी, तभी आपको पुराने पीरियड का बेनिफिट मिलेगा। यदि ट्रांसफर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। अब उसमें दोषी आप हैं या आपका एम्प्लॉयर है, ये आज मैं यहां बैठकर निर्णय नहीं कर सकता। तो ये आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पास्ट सर्विस में कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट क्या क्या है। यदि आप वेज एज ऑन 15 नवंबर 2095 को कितनी थी 2500, और अप टू द 11 ईयर्स 80, 95, 120 ये आपके कंट्रीब्यूशन थे, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपकी 11 साल की सर्विस है तो 80 रुपये, 11 से अधिक की है और 15 से कम की है 95, 15 से अधिक है और 20 से कम है 120, और यदि 20 से ज्यादा है तो 150 रुपये। अब बेनिफिट किनको, वेज एज ऑन 15/11/95 मोर देन 2500, जिनकी 2500 से ज्यादा की तो उनको यदि 11 साल की सर्विस है तो 85, यदि 11 से 15 की है तो 105, और 15 से 20 की है तो 135, और 20 से ज्यादा है तो 170। द एबव अमाउंट इज बेनिफिट पेबल ऑन द कंप्लीशन ऑफ 58 years of age एज ऑन 16 नवंबर 1995। यदि आप उस दिन आपकी एज 58 की रिटायर हो रहे हैं तो केवल आपको ये पेंशन्स मिलेगी। For the calculation of pension benefit before 58 years, the members do not complete 58 years of service as on 15th November 1995. His past service benefit will be increased by the below factor. उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम अगली टेबल में आपको टेबल बी में दिखाते हैं। अब आप टेबल बी को समझिए। यदि आपकी 1 साल की सर्विस थी तो 1.049 का फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, जो पेंशन आपकी बनी उस हिसाब से उसको कैलकुलेट होगा। तो यहां फैक्टर दिए गए हैं 1 से 25 का, क्योंकि आप देखेंगे 71 में स्कीम आई, 95 में नई हुई, तो 24 साल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने 24 साल के फैक्टर को ही इसमें डाल दिया। और वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये लोग बचेंगे ही नहीं। अब जिसने 71 में स्कीम ज्वाइन होगी तो वो तो कब का 58 का हो गया। तो ये अब चीजें आपको समझने की धीरे धीरे स्वतः खत्म होती चली जाएंगी, लेकिन ये फैक्टर है। आपको यदि कोई डाउट है तो इस फैक्टर को आप समझ करके अपनी पेंशन को ठीक करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। लोग उन रिसोर्सेज से चेक करते हैं जो गलत हैं
और फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो मैं उनको भी दूसरी तरह से ठीक करना चाहता हूं। सबसे पहले, हु इज एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, क्योंकि एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय यदि है तो उसे पेंशन क्यों मिलेगी? एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय विद मोर देन ₹15,000 per month as an excluded employee, provided he is not member of Provident Fund before joining his service. Maximum pensionable salary is ₹15 or pension membership of the fund till the age of 58 years only. तो उसके लिए दो ही कंडीशन थी और वो दोनों से बाहर है। तो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय को पेंशन क्यों मिलेगी? तो एक्सक्लूडेड जिसने पीएफ का पैसा ही नहीं कटाया, फैमिली पेंशन का कंट्रीब्यूशन ही नहीं गया, तो उसको क्यों मिलेगी? पहली क्लियर, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। दूसरी, व्हाट इज द नीड गिविंग नॉमिनेशन? कुछ लोग कहते हैं मैं अपना नॉमिनी क्यों दूं, वो नॉमिनी को कंप्लीट नहीं करते और बाद में फैमिली को बड़ी दिक्कत होती है इन केस ऑफ डेथ। तो इन केस ऑफ डेथ ड्यू कैन बी पेड स्मूथली, इसीलिए आपको नॉमिनी को ठीक टाइम से जमा करना, और यदि बीच में शादी हो जाए या आपके नॉमिनी किन्हीं कारणों से बदल जाए तो उसका रिकॉर्ड अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन जो आंसर के लिए मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक बार फिर मैंने लिख दिया है, व्हाट इज पेंशन? पेंशनेबल सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ पे, क्योंकि अब टाइम इतना हो चुका है। दूसरा, पेंशनेबल पीरियड डिवाइडेड बाय 70, यदि 20 साल से ज्यादा किए तो +2 आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ पेंशंस, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो कंफ्यूजन है, जिनका बेनिफिट समाज के बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो आपको 5 तरह की पेंशन मिलती हैं। एक तो एम्प्लॉय जिंदा है तो उसको, यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी विडो और चिल्ड्रन को, और यदि विडो की भी डेथ होगी और उसकी डेथ होगी तो बच्चों की एज उतनी नहीं हुई तो बच्चों की पेंशन बढ़ जाती है। ऑर्फन दोनों की, जिनके मदर फादर दोनों ही चले गए, वो ऑर्फन पेंशन 75% मिलती है, तो उसमें चेंज आ जाता है। और एक मिलती है रिड्यूस्ड पेंशन। ये 5 तरह की पेंशन मिलती हैं, आपको जानना चाहिए और इनको ठीक से समझना चाहिए। कभी कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग आपकी सेवा में बैठे हैं, हमारी सेवाएं आप ले सकते हैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं लोग, एट द एज व्हाट एज ए मेंबर इज एलिजिबल पेंशन? तो ए मेंबर इज एलिजिबल पेंशन ऑन सुपरविजन एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। नॉर्मल केस में यदि किसी ने जॉब किया और 50 साल ईयर्स के बाद नहीं कर रहा है तो रिड्यूस पेंशन के लिए वह अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, इन केस द विडो और विडोअर रीमैरिज, आदमी की डेथ हो गई, औरत ने दूसरी शादी कर ली, तो पेंशन किसको मिलेगी? द पेंशन पेबल टू द विडो और विडोअर विल बी स्टॉप्ड। जैसे ही उसकी शादी की सूचना मिलेगी तो उसको वो पेंशन उसी दिन से रोक दी जाएगी, लेकिन वो पेंशन बच्चों की पेंशन में जोड़ दी जाएगी। विल बी कन्वर्टेड टू ऑर्फन पेंशन 75% ऑफ विडो और विडोअर्स पेंशन। अब याद रखिएगा, यदि उनके बच्चे हैं तो ऑर्फन पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चे यदि 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 2 से ज्यादा हैं तो पहले बड़े 2 को मिलेगी। जब पहला बच्चा 25 साल को पार हो जाएगा, या लड़की है तो उसकी शादी हो जाएगी, तब तीसरे बच्चे को, यदि उसकी उम्र 25 साल से कम है या लड़की है तो शादी नहीं हुई है, तो उसको ऐड किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। तीसरा, व्हेन ए मेंबर इज हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ, ऐसे भी बहुत लोग हैं कि जिनके 2 बीबियां हैं और उनके दोनों बीबियों से बच्चे हैं, तो पेंशन किसको मिलेगी? तो चिल्ड्रंस ऑफ द बोथ वाइफ शुड बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर देयर डेट ऑफ बर्थ। बच्चे एबीबी के हों या बीबीबी के हों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है पहले उनको मिलेगी। जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ या तो शादी में या 25 ईयर्स में कन्वर्ट होगी तो अगले बच्चे जुड़ते जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं लोग, वेदर द ऑर्फन चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर डबल ऑर्फन पेंशन वेयर बोथ द पेरेंट्स वर मेकिंग कंट्रीब्यूशन
अंडर ईपीएस 1995, यस, दोनों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। दोनों की यदि डेथ होगी तो दोनों के जो भी बच्चे होंगे उनको ऑर्फन पेंशन नियमानुसार मिलेगी। इसमें सिंगल के मिलने का कोई मतलब नहीं है, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी के बेनिफिट भी मिलेंगे। तीसरा, व्हाट इज द 10D, 20 एंड 5IF एप्लीकेबल। अब आपको ये 3 फॉर्म समझने बहुत जरूरी है, और ये तीनों फॉर्म इन केस ऑफ डेथ में काम आते हैं। जनरली इंस्ट्रक्शंस टू फिल EPF फॉर्म 5F फॉर EDLI, क्योंकि डेथ हो गई तो EDLI में आज की डेट में 7.25 लाख का अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है, वो मिलता है। दूसरा, यदि आपको प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड का मिलेगा, और यदि प्रोविडेंट फंड के लिए फॉर्म 20 है, और 10C और 10D वो यदि आपको विड्रॉ लेना है, 10 साल की सर्विस है, या आपको पेंशन लेनी है, तो 10D ये आपको क्रम से फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आप इन फॉर्मों को भी याद रखिएगा, 10D, 10C, फॉर्म 20 एंड 5IF, ये चारों फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 1952 एक्ट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखिएगा, जहां जिसकी जैसी जरूरत हो तो उनको वैसे ही यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं क्योंकि मुझसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए इन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त भी आपके प्रश्न हों तो आप हमें लिखिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तो प्रश्न है, हु इज एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट EPS हायर कंट्रीब्यूशन। मैंने बात कर चुके हैं, हाउएवर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी एम्प्लॉय हु इज द मेंबर ऑफ EPF स्कीम बिफोर 1 September 2014 and their PF is contributed above the provident fund wage ceiling are eligible for higher pension as per the Supreme Court judgment dated 4th November 2022. Clear? Next, how it works for the employees transferred from exempted establishment. For employees who transfer from exempted provident fund trust to the pension fund EPFO, an undertaking of the trust shall be submitted. उसकी ट्रस्ट सबमिट देता है कि मैं इनका EDLI और प्रोविडेंट फंड का पैसा काट के जमा करूंगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। तो आपको 2 चीजें जानना, एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट और एक एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों सेम नहीं है। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय जिसने कभी प्रोविडेंट फंड काटा ही नहीं, औरों का करता क्योंकि उसकी सैलरी सीलिंग के बाहर थी। और एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट, उनका अपना ट्रस्ट बना हुआ है, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा हो रहा है अपने ट्रस्ट में, और फैमिली पेंशन और EDLI जमा हो रहा है EPFO में। नंबर 12, इज इट मैंडेटरी टू ऑप्ट फॉर हायर पेंशन? नो, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। इट इज प्योरली ए वॉलंटरी ऑप्शन बाय द एम्प्लॉय। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके मैंने आपको उत्तर देने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज बस इतना ही, फिर भी आपका कोई प्रश्न बचता है तो आप हमें अवश्य लिखिए, और हमसे जुड़े रहिए। हम आपके साथ, आपकी सेवा में तत्पर, संलग्न।